चलिए अब हम लोग आंदोलन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में हम आंदोलन को लेके चलते हैं कहाँ पर, केरल में। तो केरल में अब आंदोलन की प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं केरल में आंदोलन कैसे चला। केरल का जो आंदोलन है उस आंदोलन को जो कहते हैं वो एसएनडीपी आंदोलन कहते हैं। केरल का जो आंदोलन है उसको एसएनडीपी आंदोलन कहते हैं। पहले देखते हैं कि एसएनडीपी क्या है, इतना लंबा चौड़ा नाम लग रहा है, क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ से आंदोलन की प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। अब देखिए, यानी हम एकदम महाराष्ट्र से केरल की तरफ आ गए, ये वाला पार्ट में। यहाँ पे देखिए शब्द है एस, ये देखिए एस बना श्री से, एन नारायण, एन श्री नारायण, ये देखिए ये डीपी लिखा है। तो रियल में क्या है, ये गुरुदेव की परंपरा है। ये पूरा था श्री नारायण गुरु परिपालन योगम सभा, ये पूरा नाम था। एसएनडीपी का पूरा नाम देखिए क्या हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो गुरु है, इनका गुरु का नाम क्या था, नारायण गुरु। तो नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए इसको नारायण गुरु के नाम पे नारायण गुरु का आंदोलन कहा गया। इसमें दो लोगों की भूमिका अन्य महत्वपूर्ण रूप से थी। एक जो व्यक्ति थे वो कवि थे और उनका नाम था कुमार आसन, कुमार आसन, ये कवि हैं। और दूसरा एक व्यक्ति है जो मध्यम वर्ग का पढ़ा, पहला ग्रेजुएट है इस समय, उसका नाम है डॉक्टर पलपू। तो डॉक्टर पलपू, ये जो आंदोलन हुआ वो नारायण गुरु द्वारा शुरू किया गया, इसलिए इसको नारायण गुरु देव परिपालन योगम सभा कहा गया। दो लोगों की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नारायण गुरु का मुख्य योगदान क्या है कि नारायण गुरु ने पुनर्जागरण के क्रम में एक नया कॉन्सेप्ट रखा। उन्होंने कहा क्या कि एक धर्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक जाति का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इससे क्या होगी, लोगों में एकता आएगी। यानी कहने का मतलब सैद्धांतिक स्तर पर ये एक प्रक्रिया का चरम बिंदु है जहां पर एकता को ले आने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे भी इसी बात को राजा राम मोहन राय ने भी शुरू किया था, लेकिन सीधी सी बात है कि सब कुछ एक होना इतना आसान थोड़ा है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। आसान चीजें कठिन होती है, कठिन चीजें आसान होती हैं। कहने का मतलब क्या है, ये बताइए कि साधारण बनना कठिन है कि विशेष बनना कठिन है। कठिन क्या है, साधारण बनना कि कठिन बनना? साधारण बनना सर। साधारण बनना। विशेष तो सब लोग हैं ही, विशेष तो सब लोग हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो आप तो दुनिया में यूनिक हो। तो यूनिक तो, जबकि आप होता क्या उल्टा, आदमी सोचता है कि हम ऐसा दिखेंगे जैसा कोई नहीं दिखता है, आप यूजुअली वैसा दिखते हैं जैसा कोई नहीं दिखता है ना। तो इसका मतलब विशेष तो आप हैं, साधारण बनना कठिन है। तो कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ एक होना कठिन है ना। आप दर्शन के स्तर पर गाने कभी कभी सुनते हैं, एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक है धरती माता, दया करो प्रभु एक बने सब, एक हो सबसे नाता। जब सबका एक से नाता हो जाएगा, नाता मतलब रिश्तेदारी, रिश्तेदारी नातेदारी, तो रिश्तेदारी नातेदारी में क्या होता है कि कोई अस्थाई तनाव नहीं होता है। वहां पर जो तनाव की प्रक्रिया होती है उसमें अस्थायित्व तो नहीं होता है। हाँ, तनाव होना, लड़ाई झगड़े होने, वो स्वाभाविक बात है। लेकिन जहां पर रिश्तेदारी नातेदारी आ जाएगी, जैसे ग्रामीण परंपरा में, अब तो शहर की तरफ तो घुसते जा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि
लोगों में नातेदारी होती थी। जैसे आपके घर में किसी दूसरे के घर से झगड़ा चल रहा है, लेकिन आपके घर की किसी लड़की की शादी है, तो वो पूरा हेल्प करते थे, क्योंकि वो मान के चलते थे कि हमारी भी तो बेटी है, बार बार थोड़ा उसका शादी होगी। तो वहां पर ये नहीं लगता था कि नहीं इनसे कोई झगड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा अपनी जो भूमिका होती थी वो निभाते थे। तो सब में अगर एक नातेदारी हो जाएगी तो ये मैटर नहीं करेगा कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, सब लोग ये महसूस करने लगे कि हम लोग सब लोग उस एक ही परमपिता की संतान है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। वो क्या है, वो सत्य है, वो खुदा है, भगवान है, वो ईसा मसीह है, हिंग्स बोसान है, गॉड पार्टिकल क्या है। बस इतना हमको मतलब है कि उस एक बिंदु जो उद्भव स्रोत सबका एक है ना। जैसे नदियां हैं, अब चाहे वो सिंधु हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो ना, निकलती तो सब मानसरोवर से ही है ना। तो विचार सिंधु सतलज सरस्वती पे किया जाए, सिंधु सतलज पे किया जाए, ब्रह्मपुत्र पे किया जाए कि ब्रह्म सरोवर पे किया जाए, तो ज्यादा अच्छा क्या है कि मानसरोवर पर करिए। तो उससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़े हमारे कम होंगे। लेकिन ये तो सैद्धांतिक स्तर पे है ना, सब कुछ एक होना इतना आसान नहीं होता है। वैसे भी सब कुछ एक करने की क्षमता उसी में होती है जो जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होना सबके बस की बात नहीं है ना। यूनिवर्सल कांस्टेंट कौन होता है, पानी होता है, जल होता है। तो जल की तरह रहने आ जाए आपको, जल की तरह रहने आ जाए, बहने आ जाए, रुकने आ जाए ना, अपनी संघर्ष की क्षमता से रास्ते में आए हुए पत्थर को तोड़ने आ जाए, कौन क्या करता है उससे मैटर नहीं है, अपने पथ पर चलने आ जाए, और सबसे बड़ा चीज क्या है, सबका भलाई करने आ जाए। और इतना आ जाए तो समस्या क्या है। लेकिन ये सो जो जो चीज मैंने कहा ये तो सब सैद्धांतिक स्तर पे है ना, व्यवहारिक स्तर पे इतना टिपिकल है कि इसको फिर लोग मानेंगे नहीं कि सब कुछ एक कैसे हो सकता है। हर व्यक्ति बस एक दूसरे से अपने आप को अलग करने का प्रयास करता है। हर व्यक्ति क्या है, वो अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन समझने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर नारायण गुरु ने इन्हीं का एक छात्र है, वो छात्र तो इतना कहेगा कि ऐसा है कि इन सब का कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए, न ईश्वर रहे, न धर्म रहे, न जाति रहे, लोगों को जाति लिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये अव्यवहारिक चीज है, जाति लिखना चाहिए, जाति क्यों नहीं लिखे। मेरा नाम अगर प्रशांत अग्रहरी है तो मुझको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम गर्व से के साथ कहूंगा मेरा नाम प्रशांत अग्रहरी है। लेकिन अगर मेरा नाम राकेश चौहान है तो भी मैं गर्व से करूंगा। और दूसरा, एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए कि जातियां सब श्रेष्ठ हैं, हीन और तुक्ष और श्रेष्ठ का जो सवाल है वो व्यक्ति पर सवाल है। तो परिवर्तन व्यक्ति के अंतर्गत होना चाहिए, जातिगत अवधारणा में समस्या नहीं, समस्या क्या है, लोगों में है। तो लोग सुधरे ना, सिस्टम थोड़ा, कास्ट सिस्टम नहीं खराब है, कास्ट सिस्टम में रहने वाले लोग खराब है। तो वो जो लोग हैं उनमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। ये तो आप कुछ भी कर लेंगे, जैसे एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि जातियां छिपा लिया जाए, जाति हम ना बताएं, जाति का कॉन्सेप्ट हम न रखें। लेकिन समस्या ये है कि सब कुछ आप जब जाति के आधार पे ही कर रहे हैं, नौकरी में उसी को देंगे, जीवन में संस्कार उसी से है ना, रिलेशन नातेदारी सब उसी से है, तो सब कुछ जब उसी से है तो फिर उसको छिपाने से फायदा क्या है। उसको छिपाने से अगर कुछ फायदा हो तो बात समझ में आती है, तो जब छिपाने से कोई फायदा नहीं है तब क्या मतलब है। बस मतलब ये है कि वो रहे, बस सब लोग उसका क्या करें, सम्मान करें, रहें और सब लोग उसका क्या करें, वो सम्मान करें, और यही ज्यादा अच्छा है। तो वो एक अल्टरनेट लेकर के आए थे कि हाँ सभी मानव के लिए एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति होनी चाहिए। पूछेगा कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये कॉन्सेप्ट पूछेगा तो बताएंगे आप कि नारायण गुरु का है ना। इनका एक शिष्य है मारियप्पा, वो उल्टा कर देंगे आप उसको, न एक धर्म, न एक जाति, न एक ईश्वर, कहने का मतलब क्या, सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दीजिए। तो ये जो आंदोलन है केरल में, इस रूप में इसे SNDP आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये इसका मतलब क्या है
ये SNDP आंदोलन, श्री नारायण गुरु परिपालन सभा। अब ये SNDP आंदोलन है, दक्षिण भारत में आज भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो सामान्य लोगों के लिए नहीं खुले हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि उनका परिसर खुला है, मुख्य परिसर में कॉमन मैन को नहीं जाने देते, यानी मंदिरों में प्रवेश की समस्या दक्षिण भारत में थी, और इसीलिए नारायण गुरु के द्वारा और उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा, बाद में महात्मा गांधी भी इसमें सम्मिलित होते हैं, और महात्मा गांधी भी सम्मिलित होते हैं, और उस समय के 3 प्रमुख मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है वो शुरू किए गए। तो अब हम लोग आते हैं उन मंदिर प्रवेश आंदोलनों पर। ठीक है, चलिए ये सब आप लोगों ने लिख लिया ना, कुमार आसन, डॉक्टर पलपू, इसका पूरा नाम, SNDP का पूरा नाम ब्रैकेट में, ये हो गया कि भी लिखना है? हो गया सर, हो गया। चलिए, तो अब आइए मंदिर प्रवेश आंदोलन। पहले 3 मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नाम लिखिए। पहला लिखिए अरब्बीपुरम, अरब्बीपुरम आंदोलन, अरब्बीपुरम आंदोलन 1888। दूसरा वायकोम सत्याग्रह, उन्नीस सौ 25। तीसरा गुरुवायूर सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह 1931-32। इसमें से 2 आंदोलन आपका ज्यादा महत्व है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक हेडिंग डालिए अलग से, वायकोम सत्याग्रह। लिखिए वायकोम, वायकोम त्रावणकोर रियासत का एक भाग था, त्रावणकोर रियासत का एक भाग था। तो कौन सा रियासत है? त्रावणकोर, त्रावणकोर केरल, त्रावणकोर रियासत का एक भाग था। जहां पर शासकों के द्वारा मंदिरों में सामान्य लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन के बाद
असहयोग आंदोलन के बाद आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा मध्यस्थता की गई और मंदिरों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। अगला है गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर सत्याग्रह वायकोम सत्याग्रह का लीडर कौन था? शुरुआत नहीं करी थी एसएनडीपी वालों ने और बाद में फिर महात्मा गांधी। हाँ, शुरुआत एसएनडीपी के नेताओं द्वारा और बाद में मध्यस्थता महात्मा गांधी। अगला ये गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर सत्याग्रह गुरुवायूर सत्याग्रह इसके अंतर्गत भी वायकोम जैसी ही समस्याएं थी। वायकोम जैसी समस्याएं थी। अंततः ए.के. गोपालन और के कलप्पन के द्वारा मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किया गया और इसमें भी सफलता मिली। एक कलप्पन की बात बोली सर। ए.के. गोपालन अब देखिए इसमें क्या होता था ना कि इसमें बड़ा चालाकी करते थे सब ना। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें, बहुत बदलाव नहीं है। आप इस तरह से करते थे जैसे ये मंदिर है, ठीक है। अब ये मुख्य मंदिर है जहां पे देवी देवता है और इसका परिसर है, तो परिसर तो लंबा है, बहुत ढेर सारा, आगे भी है, बहुत सी चीजें पीछे की ओर भी है। ये पूरा मंदिर का परिसर है। तो क्या करते थे ना कि चलिए आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, और ये जो मंदिर का मुख्य परिसर होता था इसको क्या करते थे, बैन कर देते थे, काम खत्म। और अभी भी दक्षिण भारत में बहुत ढेर सारे मंदिर है जिसमें मुख्य परिसर में कॉमन मैन को नहीं जाने देते। मुख्य परिसर में
कॉन्वेंट को जाने ही नहीं देते। तो उस समय भी इसी तरह समझौते होते थे। अब पहले होता क्या है कि सामने वाला ये देखता है कि हमको क्या मिलना है, तो सामने वाले को एक देता कि पहले तो हमको कुछ नहीं मिलता था, इतना ही मिल गया, उसमें खुश हो गया। मंदिर, मुख्य मंदिर फिर भी किसी आंदोलन में नहीं खोले, सब परिसर जो है वो बंद ही रहेगा। और कह के ठीक है मंदिर खुल गई, लेकिन फिर वही कि मुख्य परिसर में नहीं जाने देंगे। बात तो घुमा फिरा के वहीं की वहीं है। और आज भी, आज 2021 में भी दक्षिण भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ की मुख्य परिसर में नहीं जाने देते हैं कॉमन मैन को। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की परंपरा में मंदिरों को लेकर के कुछ समस्याएं थी, और मंदिरों को लेकर जो समस्याएं थी उसको लेकर के कुछ आंदोलन चलाए गए। उनको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि हाँ ये आंदोलन महत्वपूर्ण रूप से चलाए गए। ठीक, अब जो आपकी कॉपी है उसको आप मत उस पर कुछ लिखिएगा, एक रफ कॉपी निकाल लीजिए और उस पर पेज अलग से निकाल करके एक हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन, गैर ब्राह्मण आंदोलन गैर ब्राह्मण आंदोलन। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ये जो गैर ब्राह्मण है इसका अर्थ क्या है और क्यों साउथ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ही इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो उत्तर भारत की सोसाइटी है वहां पर जो क्लासिफिकेशन है वो 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुर्वर्णीय व्यवस्था है। यहां पर जो दक्षिण भारत का समाज था वहां 2 वर्ग था, एक ब्राह्मण वर्ग था और बाकी जो भी जातियां होती थी उनको गैर ब्राह्मण कहते थे। और यहां मैं तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों इतना समस्या है और उत्तर भारत में ब्राह्मणों के खिलाफ उतनी समस्या क्यों नहीं। अब देखिए इसमें जितने अन्य लोग हैं सब गैर ब्राह्मण है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। वर्ग कितने हुए, 1 वर्ग, 2 वर्ग, इस 2 वर्ग में सब है। तो ये जो ब्राह्मण है इन ब्राह्मणों का इन गैर ब्राह्मणों के जीवन पर लगभग वर्चस्व था। वो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, मानसिक रूप से और ढेर सारी कुरीतियां इस समाज में देखी जा सकती हैं। जैसे केरल की परंपरा में एक नंबूदरी ब्राह्मण हुआ करते थे, नंबूदरी पाद, एकदम पोगापंथी ब्राह्मण। तो उनकी यहाँ ये परंपरा थी कि वो जब सामान्य मैन के घर खाने, कॉमन पीपल के घर खाने जाते थे तो उस घरों की स्त्रियां जो हैं वो कपड़े उतार करके और उनको खाना परोसती थी। अब उसका क्या लॉजिक है, अगर कुछ लॉजिक है भी तो वो सही नहीं है। हाँ, वो कुछ भी लॉजिक हो, लॉजिक ये सही नहीं है, कम से कम एक दृष्टि से ये सही नहीं है। और मतलब कहने का मतलब ये कि शारीरिक और मानसिक दोनों शोषण है। तो ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच में गैप नहीं है। अब गैप नहीं है तो ये गैर ब्राह्मण का पूरा गुस्सा क्या है, ये ब्राह्मण पे होगा। दूसरा, आर्थिक रूप से भी नौकरियों पर यहां पर आरक्षण ये हावी है। तो ये जो गैर ब्राह्मण है ये ब्राह्मणों का जीवन पर वर्चस्व समाप्त करने का, आर्थिक वर्चस्व समाप्त करने के लिए यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, इसीलिए इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है कि गैर ब्राह्मण आंदोलन है। और निश्चित रूप से इसकी तीव्रता बहुत अधिक होगी क्योंकि यहां और यहां में बहुत अधिक गैप नहीं है। तो जब 2 बिंदुओं के बीच में गैप नहीं है तो वहां पर तीव्रता होना स्वाभाविक है। उत्तर भारत में क्या हुआ,
यहाँ पे ब्राह्मण है, यहाँ पे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अब देखिए यहाँ पे शूद्र गुस्सा आएगा, ये चौथा गुस्सा आएगा, ये तीसरा है, चौथा है, दूसरा गुस्सा आया तो इस पे। अब इसका मतलब क्या है, ब्राह्मण जो है ये यहाँ पर ये बहुत कोप का भाजन नहीं होगा क्योंकि व्यापारी को ये लगता है कि राजा बहुत शोषण करता है। ब्राह्मण बच गया, ब्राह्मण बच गया ना। वैसे मुख्य फोकस किसको कर रहा है, मुख्य फोकस कर रहा है कि राजा जो है हमारा सारा टैक्स ले रहा है, ठीक है। और ये जो व्यापारी है जो अपने पास दास रखा हुआ है काम करने के लिए लोगों को, तो शूद्र को ये लगता है कि व्यापारी हमारा शोषण कर रहा है। देखिए फिर ब्राह्मण बच गया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ब्राह्मणों के प्रति उतना नेगेटिव मानसिकता का विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो शोषण हुआ भी वो उस रूप में पहले तो हुआ नहीं। दूसरा अगर हुआ भी तो चूंकि यहाँ चैनल है, चैनल हमेशा क्या करता है, तीव्रता को कम करता है। यहाँ पर चैनल क्या है नहीं, इसीलिए तीव्रता यहाँ पर ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर गैर ब्राह्मण आंदोलन जो है वो बहुत तगड़े चला, उसका प्रभाव आज भी वहां पे है, वहां पर आज भी उसकी प्रभाव को आप देख सकते हैं। तो अब उसी क्रम में फिर वही सर सैयद अहमद खान वाली स्थिति होगी कि इसी में से कुछ नेता ऐसे हैं जो सरकार के समर्थन में निकलेंगे, इसलिए कि जानते हैं कि सरकार का समर्थन करेंगे, सरकार उनको आरक्षण दे देगी, आरक्षण कर दे देगी तो उनको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगा तो उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, और सरकार वहां भी इस्तेमाल अपना करेगी, प्रायोजित रूप से करेगी। पत्रकारों को निकाला जाएगा। एक पत्रकार डी वेल्बी मद्रास मेल निकालता था, तो वो प्रायोजित रूप से अपनी पत्रिका के माध्यम से, अपने प्रेस के माध्यम से इन गैर ब्राह्मण लोगों को भड़काने का प्रयास करता था, ताकि गैर ब्राह्मण लड़ेंगे, ये जितना लड़ेंगे उतना उनको फायदा होगी। मद्रास मेल वो एक तरह से पहला सांध्यकालीन पेपर होता था, जैसे नहीं अभी कभी कभी आप सब्जी लेने निकलते हैं तो 1 रुपया का शायद पेपर आता है, वो बीच बीच में चिल्लाता रहता है कोई खबर लेकर के ना, आखिर प्रियंका चोपड़ा क्यों हुई बेहोश, क्यों हुई बेहोश। तो आदमी को अपना तो ज्यादा चिंता नहीं रहता, लेकिन प्रियंका चोपड़ा बेहोश हो गई तो भाई दुख की बात है, लड़के तो खासकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अब उसी चक्कर में कभी कभी खरीद भी लेते हैं, अबे यार प्रियंका चोपड़ा को क्या हो गया, पेपर पढ़े तो वो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म की शूटिंग में बेहोश हो गई, पेपर वाले का तो काम हो गया, 1 रुपया का उसका पिक गया। इसी तरह के कुछ होता है ना, उसी में बढ़िया बढ़िया हेडिंग डालते हैं, 4 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फुर्र। अब आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्या हुआ बे, 4 बच्चों की बात कैसे भाग गई लो। अब वो सब गॉसिप्स होते हैं। 1 रुपया का पेपर आता है जिसको बोलते हैं सांध्यकालीन पेपर, तो वहां पर वो एक तरह से जैसे थियोडोर बैक, याद आ रहा है अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल, तो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल ने यानी थियोडोर बैक ने जो काम किया वही काम डी वेल्बी ने किया मद्रास मेल के माध्यम से। तो यहाँ पे दक्षिण भारत में जो है गैर ब्राह्मण आंदोलन का क्या मतलब है और उत्तर भारत से यहाँ पर आंदोलन कैसे अलग है, क्योंकि वहां पर चैनल है ना। जैसे किसान है क्या, तो किसान को राजा से कोई दिक्कत नहीं है, किसान जमींदार के बारे में सोचता है, जमींदार साहूकार के बारे में सोचता है, साहूकार राजा के बारे में सोचता है, और राजा ब्राह्मण के बारे में सोचता है। लेकिन ब्राह्मण उसको अपने बारे में सोचने नहीं देता है, वो तुरंत भगवान को सोचवा देता है, वो एकदम सेफ है। कोई कुछ हुआ तो उसके पीछे जिम्मेदारी ब्राह्मण देवता की नहीं है, वो तुरंत, कभी कभी तो ऐसा होगा कि कुछ समस्या उनके कारण है भी तो आप ही से कहेंगे कि समस्या है, आप पर शनि चढ़ गए हैं, और शनि उतरवाने के लिए वो आपसे 50,000 रुपया का महामृत्युंजय का जाप करवा देंगे। देख लीजिए, अगर समस्या उनके कारण भी है तो वो समस्या को अपने पक्ष में खींच ले गए, समस्या को अपने पक्ष में वो खींच ले गए। तो मेरे कहने का मतलब कि अब देखिए सीधे सीधे, क्योंकि चौथा वर्ग जो है वो सीधे सीधे कहीं से भी ब्राह्मण से वो अटैच नहीं हो रहा, तो जब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो हमारी तीव्रता कम होती है,
और हम सीधे प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते हैं तो हमारी तीव्रता अधिक होती है। तो इसीलिए दक्षिण भारत का जो आंदोलन है, यहाँ पर क्लास का विभाजन जो हुआ वो 2 वर्ग में हुआ, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। और ब्राह्मण वर्ग का जीवन पर वर्चस्व आवश्यकता से अधिक था, और जो वर्चस्व था वो नकारात्मक मानसिकता का भी था, और इसीलिए एक प्रतिक्रिया हुई। उसी प्रतिक्रिया में जो आंदोलन चला वो गैर ब्राह्मण। इस आंदोलन की प्रतिक्रिया मैसूर में भी देखने को मिली, इसकी प्रतिक्रिया मद्रास में भी देखने को मिली, इसकी प्रतिक्रिया केरल में भी देखने को मिली ना। मद्रास में इसी समय आत्मसम्मान आंदोलन चला। अब देखिए, इसको आप इस तरह भी समझिए कि कभी कभी जब आप दूसरे पर दबाव ज्यादा बनाते हैं ना, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, आप इस पर दबाव ज्यादा बनाएंगे तो दूसरा वाला भी आदमी दबाव आप पर इतना ज्यादा बनाएगा, और इतना ज्यादा बनाएगा कि कभी कभी ऐसी चीजों को करने लगेगा कि वेस्टेज हो जाएगा। रामास्वामी पेरियार और मनुस्मृति को जलाना, कि मनुस्मृति को जला देंगे। किताबों को जलाने से क्या हो जाएगा? जैसे कुछ लोग बहुत महान है, इतनी महान है कि उनकी महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है, अनडिस्क्राइबल है ना। उनको गुस्सा आता है, गांधी जी के मुंह पर जाकर के कालिख पोत देते हैं कि हम गांधी जी को नहीं पसंद करते हैं। तो गांधी जी के मुख पर कालिख पोत देने से क्या हो जाएगा? गांधी जी का भाव कम हो जाएगा, गांधी जी का महत्व कम हो जाएगा, आपका महत्व बढ़ जाएगा। वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना। गांधी जी के मुख पर कालिख पोतने से गांधी जी नहीं समाप्त हो जाएंगे, और मनुस्मृति को जलाने से मनुस्मृति का संस्कार नहीं चला जाएगा। दूसरा, आप मनुस्मृति हमारा एक तरह से पहला संविधान है, भारत का हमारा पहला संविधान है। तो संविधान में क्या हुआ कि 1949 में 1950 में जब आपका संविधान लागू हुआ और हम 1921 में खड़े हैं, लगभग 60-70 सालों में हम लोगों ने संविधान को कितना बार संशोधित किया? 126 बार संशोधित कर दिया। अब सोचिए, 50 साल 60 साल में हम लोगों ने संविधान को 100 साल में 50 इतना संशोधित कर दिया, 100 से ऊपर। तो मनुस्मृति अगर ईसा पूर्व की लिखी गई है, तो अगर उसमें कोई बात ऐसी है जो आजकल के डेट में रिलेवेंस नहीं है, तो उसको बदलाव करने की जरूरत है। बाकी बदलाव के क्रम में हम लोग संविधान थोड़ा बदलते हैं। हाँ, संविधान में कुछ अगर अनावश्यक तत्व है उसको निकाल देते हैं, कभी कभी कुछ का स्थान प्लेस चेंज कर देते हैं, कुछ नई चीज है तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो एक ऐसा समरसता की दृष्टि रखना है कि हाँ, कोई चीज है खराब है उसको हम नहीं मानेंगे, अच्छा है उसको कर लेंगे, उसमें नहीं है हम उसको जोड़ लेंगे। लेकिन उनके गुस्से को आप इस तरह से जायज मान सकते हैं कि जब आप बहुत समय तक नकारात्मक मानसिकता से दबे रहते हैं, तो फिर जब आप करते हैं ना, तो मुक्त रूप से करते हैं, और इतना करने लगते हैं कि फिर आपको भी एक दिन लगने लगता है क्या कि ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। जैसे आज के दौर में बोलने की आजादी मिली, और बोलने की आजादी में महिलाओं की बोलने की आजादी का आजकल बड़ा दौर चल रहा है। और उस बोलने की आजादी में क्या हो रहा है, महिलाएं खूब बोल रही, जम के बोल रही, और अब धीरे धीरे क्या होने लगा है कि वो चीज भी बोल रही हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। 2-4 साल और बोलेंगी, फिर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगेगा कि ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं। अभी उनको चुप कराएंगे ना, तो हाँ 50 साल हमको आप लोग बोलने नहीं दिए, अब हम बोलेंगे। बोलिए, खूब बोलिए, और जम के बोलिए, और इतना बोलिए कि धीरे धीरे आपको खुद लगने लगे कि बोलना, ध्वनि, शब्द एक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को अनावश्यक नहीं गंवाना चाहिए। तो ये वही चीज है कि एक लंबे समय से समस्या थी, जड़ता थी, और इसीलिए वहां पर एक्सट्रीम मिलता है। मंदिर जाएंगे, कौन मंदिर जाने से रोकेगा? कौन रोकेगा? ब्राह्मण, जमींदार, ठेकेदार। अच्छा,
उस जमींदार का जिंदगी भर लठेती कौन किया है? लठेती हम किए, उसका लट्ठा हम चलाएं। अब पहली बार क्या होगा, वो लट्ठा अपने लिए चलाएंगे, बीच में जो आ जाएगा जमींदार मार के सर फोड़ देंगे। हाँ, ब्राह्मण वो तो कभी बीच में आता ही नहीं, मौका देकर के वो निकल जाएगा। वो देखेगा कि लट्ठे चलने वाली है, वहां पर वो उपलब्ध नहीं होगा, वो स्पेसिफिक कैटेगरी का वो लोग है वहां। वो देखेगा तो लोग छोड़ दीजिए, वो राज्य तक बदल देता है। राजशेखर को लगा कि गुर्जर प्रतिहार में अब कुछ नहीं है, कलचुरी के पास चलो, उनका सिस्टम बहुत सही है ना, टिकना वही है जहां यजमान सक्षम हो, तो वो तो वैसे भी संघर्ष नहीं करेगा। बचा जमींदार ना, तो उसकी लठेती तो हम किए हैं ना, तो उसकी पावर तो हम है, बस अब उस पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। जबरन मंदिर प्रवेश आंदोलन, ब्राह्मणों को जीवन में से हटाएंगे, अपना विवाह खूब हम कराएंगे। और आजकल बड़ा कल्चर चला है कि वो अपनी परंपरा के ब्राह्मण को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बात घुमा फिरा कि वही हो गया कि आपकी परंपरा में भी तो एक ब्राह्मण फिरा जा रहा है, और फिर वही वो भी वही सारी समस्या क्रिएट करेगा, आपका शोषण करेगा, आपसे वेस्टेज लेगा। लेकिन यहां तो व्यक्ति है ना, व्यक्ति चाहता है कि हाँ शोषण हो, लेकिन शोषण हमारा आदमी करे ना। अगर नमक खाना ही है तो हम रामदेव का खा के मरेंगे ना, क्यों बाहर का क्यों खाएं? टूथपेस्ट हम रामदेव का करेंगे, वो हमको अच्छा लगेगा ना। मैगी खाना है तो अपने देश का खाइए, तो वहां पर भी वही चीज आएगी, सारा वही व्यवहार आएगा, फिर कर्म कांड आएगा। लेकिन इस समय एक नया ट्रेंड चला कि नहीं, जो मूल ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जो है हम नहीं करेंगे, अपने समाज का एक ब्राह्मण हम क्रिएट करेंगे। तो आप एक नया चीज क्रिएट कर रहे हैं, और वो सारी वही चीज लेकर के आएगा जो पहले के लोगों में था। हाँ, तो उनको फिर हटाना मुश्किल है। तो ज्यादा अच्छा क्या है, कुछ व्यवहार में संशोधन हो। तो इसलिए दक्षिण भारत का जो आंदोलन है वो इस रूप में अलग है। तो यहां से आप समझ में आना चाहिए क्यों यहाँ पर एक अलग सा सिस्टम होता है, क्यों यहाँ पर इसको गैर ब्राह्मण क्यों बोला गया, उत्तर भारत में क्यों उसको गैर ब्राह्मण नहीं बोला गया, उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा लिखिए। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन, दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन, गैर ब्राह्मण आंदोलन, गैर ब्राह्मण आंदोलन का अर्थ अर्थ एक ऐसे आंदोलन से है जिसमें जिसमें डैश पहला, आम आदमी के जीवन पर से आम आदमी के जीवन पर से ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करना था। वर्चस्व को समाप्त करना था। दूसरा, नौकरियों में आरक्षण की प्राप्ति करना था। नौकरियों में आरक्षण की प्राप्ति करना था। आरक्षण की प्राप्ति करना था। और तीसरा, मंदिरों पर अधिकार करना था।
अब मैं एक बात समझाने जा रहा हूँ, इसको आप किसी जाति धर्म से जोड़ करके मत समझिएगा ना। आप देखिए कि जैसे एक वर्ग है, वो बोलता है कि ब्राह्मण वर्ग खराब है, ब्राह्मण वर्ग ने देश को लूटा है, ये किया है, वो किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, मतलब ब्राह्मणों की आलोचना वो महत्वपूर्ण रूप से करता है। और वही वर्ग ये कहता है कि अयोध्या के मंदिर के जो प्रखर वो बना है, जो यूनिट बनी है, उसमें ओबीसी भी होना चाहिए, उसमें एससी एसटी भी होना चाहिए। ये बताइए, जब वो वर्ग खराब है, वो परंपरा खराब है, तो फिर वो आप बनना क्यों चाहते हैं? कहने का मतलब ये है कि सबको माल काटना है। हाँ, सेंस देखिए भाई, अगर वो चीज खराब है, वो संस्कार खराब है, तो उस संस्कार का आप आलोचना करिए। नहीं, उन मंदिरों में क्या होना चाहिए, मांग करेंगे कि हर मंदिर में क्या हो, कि रिजर्वेशन हो। यहाँ पुजारी इतना पुरानी क्या होना, पुजारी हरिजन होना चाहिए, इतना ओबीसी होना चाहिए। उनका जो नजर है वो इस पे नहीं है कि समाज सुधार हो, उनका नजर क्या है कि हाँ हिस्सा हमको भी मिले। तो आप क्या पुजारी बन जाएंगे तो आपके संस्कार और चरित्र उनसे बहुत अलग होंगे, वही होंगे, क्योंकि वो व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी का विरोध कर रहे हैं कि हमको भी भ्रष्टाचार में हिस्सा मिले। और अगर हमको भ्रष्टाचार में हिस्सा मिलेगा तो हम खुश हैं, नहीं तो फिर वो चीज हम खराब कहेंगे। तो यहाँ पर बात सही और गलत की लोग नहीं करना पसंद करेंगे, बस अपनी मेरी हिस्सेदारी बात कैसी हमारी महत्वपूर्ण हो। तो हमारा हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी मिल जाए तो खुश है, अब फिर बात वहीं की वहीं रहेगी। शोषण वो भी करते थे, शोषण हम भी करेंगे ना। कर्मकांड वो भी करवा रहे थे, कर्मकांड हम भी करवा रहे हैं। तो सही गलत का कहाँ मुद्दा है, मुद्दा तो बस अपना हिस्सेदारी का है ना। तो हिस्सेदारी लोग प्राप्त करने का प्रयास वो करेंगे। तो इसी आंदोलन को हम गैर ब्राह्मण आंदोलन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए। गैर ब्राह्मण आंदोलन के गैर ब्राह्मण आंदोलन के 3 प्रमुख चरण थे। गैर ब्राह्मण आंदोलन के 3 प्रमुख केंद्र थे। तीन प्रमुख केंद्र थे। पहला मैसूर, मैसूर लिखिए। मैसूर में यह प्रक्रिया 1905-6 में, मैसूर में यह प्रक्रिया 1905-6 में लिंगायत लिंगायत एसोसिएशन के गठन के साथ शुरू हुई। लिंगायत एसोसिएशन के गठन के साथ शुरू हुई। इसी समय वोकिला संघ की भी स्थापना हुई। वोकिला संघ की भी स्थापना हुई। इनका मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य जीवन पर से जीवन पर से जीवन पर से जीवन पर से जीवन पर से
जीवन पर से, जीवन पर से, जीवन पर से ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करना था। मैसूर के सामाजिक सुधार की प्रक्रिया, मैसूर के सामाजिक सुधार की प्रक्रिया राजनीतिक स्वरूप अख्तियार करती है, राजनीतिक स्वरूप अख्तियार करती है। और मैसूर में राजा के विरोध के लिए, राजा के विरोध के लिए 1917 में C.R. रेड्डी के द्वारा, C.R. रेड्डी के द्वारा प्रजा मित्र मंडली की स्थापना की गई। 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 दूसरा है मद्रास। मद्रास की परंपरा में, मद्रास की परंपरा में मद्रास की परंपरा में यह आंदोलन अधिक सफल रहा और इसमें मुख्य भूमिका जस्टिस पार्टी की थी। जस्टिस पार्टी की थी। जस्टिस पार्टी का मुख्य नाम दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था।
दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था। अभी एक अलग सेटिंग डालिए, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। अब देखिए, ये स्थापना हुई, स्थापना मद्रास में 1915-16 स्थापना। ये जो संस्थापक है, तो संस्थापक में 3 लोगों की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण है। पहला CN मुदलियार, लिखते जाइए, ऐसे ग्राफ बना लीजिए, CN मुदलियार। TM नायर, TM नायर। P त्यागराज या त्यागराज, CN मुदलियार, TM नायर। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, स्थापना 1516 मद्रास, संस्थापक मुदलियार, नायर, त्यागराज। नीचे से लिखिए, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का मुख्य पत्र जस्टिस था, जस्टिस था। इसीलिए इसे जस्टिस पार्टी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जस्टिस पार्टी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे जस्टिस पार्टी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जस्टिस पार्टी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अपनी मुख्य कॉपी पे आ जाइए और एक चीज समझाते हैं, पहले उसको समझिए, फिर वहीं से नोट करना शुरू करिएगा। देखिए, ये जस्टिस पार्टी है, ये स्थापित हुई। अब हम ये देखते हैं कि जस्टिस पार्टी में ये रामास्वामी पेरियार का जुड़ा हुआ, उनसे पूर्व इसका क्या चरित्र है? रामास्वामी पेरियार के आने के बाद क्या चरित्र है? इनके आने के बाद क्या चरित्र हुआ? अब देखिए, ये जो पार्टी थी जस्टिस पार्टी, इसका कार्यक्रम था, कार्यक्रम इसका चल रहा है, यानी कहने का समाज सुधार करने की प्रक्रिया इसकी चल रही है। अब समाज सुधार की प्रक्रिया में 2 तरह से सुधार है। तो पहला ये है कि जैसा कि लगभग सभी समाज सुधारों में होता है कि हम सामने वाले को दोष लगाते हैं कि हाँ इसमें कमी है और उसको बदलना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो ब्राह्मण है उनका स्वभाव बदले, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मण का विरोध होगा। यहां पर भी वही चीज है
ब्राह्मण के विरोध की प्रक्रिया होगी। ये विरोध की प्रक्रिया और हिंसक हो गई, और हिंसक इतना तक हो गई कि ये मनुस्मृति है, इसको जलाने की प्रथा शुरू हुई। मंदिरों में जबरन प्रवेश, मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत, यानी पहले की तुलना में यहां पर हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी या जुझारू प्रवृत्ति बढ़ी। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो रामापेश के साथ आने के साथ हुआ, जो यहां पर नहीं है, उन्होंने कहा कि देखिए सुधरने के दो पक्ष होते हैं। सुधरने के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष क्या होता है कि जो आदमी शोषण कर रहा है ना, वो आदमी सुधर जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस आदमी का शोषण हो रहा है उसके में भी कुछ चारित्रिक स्तर पर दोष हो। नहीं, फिर हम बोल रहे हैं उसको जाति से जोड़ के नहीं देखना है, बस समझने का प्रयास करना है ना। बात में समझा रहा हूं। अगर एक व्यक्ति है और उसका नाम क्या है कि अंकित सिंह मेरा नाम है, मुझको अपने ठाकुर होने पे गर्व है, क्षत्रिय होने पे गर्व है, अगर वो होना भी चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए। हमसे कोई पूछता है कि मेरा नाम क्या है, तो मैं बोलता हूं मेरा नाम अंकित सिंह है। चलिए, अच्छी चीज है। अब अंकित सिंह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से समस्या नहीं है। दिक्कत क्या है, सामने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है संजय, वो हरिजन परंपरा से, तो उससे जब नाम पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा कि मेरा नाम संजय है। तो अब वो जो अंकित सिंह है उस पर और चढ़ेगा, बोलेगा अरे अगवा क्या है, बोले हम चमार हैं। मतलब हम अपनी जाति पर खुद गर्व नहीं करेंगे। तो जब हम अपनी जाति पे गर्व खुद नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी क्यों गर्व करेगा, वो तो आपका तमाशा मचाएगा। यही रामास्वामी पेरियार का कहना था कि ऐसा है, पहले सेल्फ रिस्पेक्ट तो सीखो। अगर वो व्यक्ति अंकित सिंह है और उसको कहने में गुरेज नहीं है, तो आप भी एकदम आराम से सहज भाव में, कोई पूछे कि मेरा नाम क्या है, तो हम सहज भाव में बोल पाए कि मेरा नाम संजय चमार है। और हम संजय चमार बोलते समय क्यों डगमगाएंगे नहीं, जब हमको अपनी जाति पर विश्वास होगा कि हमारी जाति भी सर्वश्रेष्ठ है, हमारी जाति भी श्रेष्ठ है। व्यक्ति हर जाति में है और हर जाति में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग हैं। हमारी जाति में भी कुछ अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन जाति हमारी सर्वश्रेष्ठ है, हमको अपने पे गर्व है। तो जो आदमी अपने से प्रेम नहीं करेगा उससे दूसरा कोई प्रेम कैसे करेगा, आप खुद बताइए। हाँ, आप लगभग सब लोग इस स्टेज में हैं कि मान लीजिए जैसे किसी से बातचीत होती हो, लड़के हो लड़की हो जो भी है, अब उससे 4 दिन में बात करना शुरू करिए। यार लग रहा है प्रियंका नौकरी नहीं मिलेगी क्या। यहाँ प्रियंका हाइपोथेटिकल नाम है, किसी का हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है। नौकरी नहीं मिलेगी, लग रहा है जीवन बचेगा नहीं, न मर जाए क्या, एकदम मुदिया मार डाला। लड़की भी 5-6 दिन में क्या करेगी, नंबरें बदल देगी या स्विच ऑफ कर देगी। इसलिए कि जो आदमी को अपने से प्रेम नहीं है वो दूसरे को क्या खुश रखेगा। इसको बदलो भाई, ये दुखी आत्मा है। एक बंदा ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी है सही भी है। हाँ, जीवन अच्छा बीतेगा इसकी गारंटी है, कैसे बीतेगा हम नहीं जानते, और कैसे बीतेगा ये कोई नहीं जानता है। बस अच्छा बीतने की गारंटी है और अच्छा बिताने की जिद भी है। तो उस लड़का या उस लड़की को भी लगता है कि बंदा सही आदमी है, बुरे से बुरे समय में भी इसके में जिजीविषा है, तो वो आदमी दूसरा आदमी आपसे प्रेम करेगा ना। पहली स्थिति में कैसे प्रेम करेगा, जो आदमी अपने से प्रेम नहीं करेगा दूसरा आदमी भी उससे प्रेम नहीं करेगा। तो वही उन्होंने कहा था कि सामान्य लोग क्या होता है, सामान्य लोग खुद अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं। अरे हम तो छोट जाति के हैं। अरे कदे छोट जाति क्या होता है, जाति नहीं छोट होती है, सोच छोट होती है।
तो जब आप अपनी जाति का खुद ही खिल्ली उड़ाएंगे तो दूसरा भी खिल्ली उड़ाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा, रामेस्वामी पेरियार ने, कि ऐसा है कि एक आंदोलन चलेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ईगो है, ये आई है, मैं हूं, ये ईगो है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट है और इसी को अहम भाव कहते हैं हिंदी में। घमंड नहीं है ये। मैं हूं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं। घमंड तो तब होगा ना दूसरा आदमी नीच है, हम उस पर नहीं बात कर रहे। तो उन्होंने बड़ा तात्विक स्तर पे कहा कि सुधार के 2 चरण होने चाहिए। सब लोग ये बस कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को हटा दिया जाए, ये कर दिया, नहीं, तुम भी तो सुधरो भाई। तुम्हारी दुर्दशा का कारण खुद है। सामान्य आदमी अपनी दुर्दशा का कारण खुद है, उसके में खुद सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है ना। वो अपना खुद, अरे हम तो कोई बात होगा तो, अरे भाई हमारे पास तो इतना धन नहीं है ना। कौन किसका धन देखने जाता है भाई। जितना है सफिशियंट। आज तक आप किसी के पास मांगने तो गए नहीं। अब मांग लेंगे तो कोई दे ही देगा क्या? दे देगा तो क्या वापस नहीं ले लेगा क्या? ना, तो काहे का उसका उपकार? कोई उपकार नहीं। ये हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। आप जिस शहर में रहते हैं ना, वहां पर इसी तरह के दुखी आत्मा बहुत ढेर सारे मिलते हैं, मार्केट में मिलेंगे। विवेक टीजीटी पीजीटी कोई देने से फायदा नहीं है, समझे, सब 10 लाख में बिक गया। अभी तो तुम इलाहाबाद में क्या कर रहे हो, प्रयागराज में क्या कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, भागो यहाँ से। कितने लड़के आपसे मिलते हैं कि रास्ता में मिले, विवेक पीजीटी हम भी दे रहे हैं यार, इतिहास या सांप्रदायिकता वाला चैप्टर कहाँ से पढ़े, यूरोपीय वाणिज्य कहाँ से पढ़े। अरे विभाग, वो एक किताब में देखा, देखो तो वहां पहली फैक्ट्री ये दिया था, दूसरी फैक्ट्री ये दिया था, उसका सीरीज कुछ गड़बड़ है ना। इस तरह की बातें होती हैं। तो ये अच्छा होता है। एक होता है निगेटिव मानसिकता। तो निगेटिव मानसिकता क्या करेगी, फिर आपको समाप्त करेगी। तो सामान्य आदमी इसलिए नहीं पीछे होता, इसलिए पीछे होता है कि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करने जानता ही नहीं। और सेल्फ रिस्पेक्ट करने आप जान जाइए तो आप भी तन के खड़े होंगे। तो वही उन्होंने कहा कि नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट हम करेंगे। और दूसरा चीज क्या है, अब जो नहीं करेगा ना मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट का पालन, उससे हम करवा भी देंगे, लाठी भी चलाने हमको आती है। तो रामास्वामी पेरियार के आने से समस्या ये इस तरह से परिवर्तित हुई। नेचर जो है आंदोलन का कैसे चेंज हुआ, पहले जो है मुख्य रूप से ब्राह्मणों का विरोध था, अभी भी है, उसका प्रवृत्ति बढ़ गई। और दूसरा, अभी तक वो एकहरी प्रक्रिया थी, एक चरण वाली प्रक्रिया थी कि सुधार सिर्फ ब्राह्मणों में होगा। अब क्या होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट होगा और सब में होगा ना, कोई ऐसा नहीं है जिसमें नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि आप अपने को सुधारिए, उसी को कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन या आत्मसम्मान आंदोलन। इसी को बस इसी तरह से पहले ग्राफ में बना लीजिए, फिर हम नीचे लिखा भी देते हैं। दीपक, दीपक है नहीं क्या, गायब? दीपक तो आवाज ही नहीं जा रही क्या?
हो गया? यस सर। एक मिनट सर, रुकिए। क्या हुआ? चलिए लिखिए तो। जस्टिस पार्टी आंदोलन में रामास्वामी पेरियार के जोड़ने के साथ एक नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है। एक नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है। नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब यह आंदोलन 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 ब्राह्मण विरोध के साथ साथ आत्मसम्मान से भी जुड़ गया। आत्मसम्मान से भी जुड़ गया। आत्मसम्मान से भी जुड़ गया। आत्मसम्मान से भी जुड़ गया और इस रूप में यह आंदोलन नए चरण में प्रवेश करता है। नए चरण में प्रवेश करता है। परंतु जब रामास्वामी पेरियार के द्वारा एक ब्राह्मण परिवार की कन्या से विवाह किया गया,
तो इसी आधार पर जस्टिस पार्टी में विभाजन हो गया और सी अन्नादुरई के द्वारा एक अलग दल का गठन किया गया। एक अलग दल का गठन किया गया। वर्तमान में भी यही दोनों परंपराएं राजनीतिक प्रक्रिया में देखी जा सकती हैं। दीपक, तमिलनाडु की राजनीति में दो प्रमुख दलों का नाम बताइए जो तमिलनाडु की राजनीति में वर्चस्व में रहते हैं। आवाज पहुंच रही है? अच्छा, कोई बताए। अरुण, थोड़ा जानकारी है इस बारे में? नहीं सर। एकदम नहीं जानकारी है। और किसी को जानकारी है कि तमिलनाडु की राजनीति में कौन कौन पार्टी ज्यादा हिट रहती है? विवेक? विवेक? कोई नहीं। देखो, तमिलनाडु में दो राजनीतिक दल हैं, इसको बोलते हैं डीएमके ना, जिसका नाम क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। एक है क्या है? एआईडीएमके, यानी ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो यही दो पार्टी हैं। डीएमके जो जयललिता वाली पार्टी है, कि करुणानिधि की है, और एक पार्टी करुणानिधि की और एक जो है जयललिता की है। तो यही दोनों पार्टियां जो है, तो एक परंपरा सी अन्नादुरई की है और एक परंपरा क्या है? रामास्वामी पेरियार की है। और वही परंपरा जो है आज भी एक तरह से राजनीति में, यानी यहाँ का जो सामाजिक सुधार रहा, उस सामाजिक सुधार का राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर लगाव देखा गया, और वही परंपराएं यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वहीं पे खड़ी डाली केरल के समाज सुधार, केरल में गैर ब्राह्मण समाज सुधार। केरल में गैर ब्राह्मण आंदोलन की प्रक्रिया नायर समुदाय के द्वारा शुरू की गई। नायर समुदाय के द्वारा शुरू की गई।
सीवी रामन पिल्लई के द्वारा, सीवी रामन पिल्लई के द्वारा, सीवी रामन पिल्लई के द्वारा, सीवी रामन पिल्लई के द्वारा सीवी रामन पिल्लई के द्वारा पिल्लई के द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। और मार्तंड वर्मा नामक उपन्यास लिखा गया। मार्तंड वर्मा नामक उपन्यास लिखा गया। मार्कंडेय, मार्कंडेय, सूर्य भगवान का पर्यायवाची मार्तंड वर्मा। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में दो लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में दो लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पहला, रामकृष्ण पिल्लई। रामकृष्ण पिल्लई इनके द्वारा सबसे पहले कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी गई। सबसे पहले कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी गई और कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी गई और स्वदेशाभिमानी पत्र निकाला गया। स्वदेशाभिमानी पत्र निकाला गया। और दूसरा नाम है पद्मनाभम पिल्लई। इनके द्वारा नायर सेवा समिति की स्थापना हुई। नायर सेवा समिति की स्थापना हुई। नायर सेवा समिति की स्थापना हुई। इनके एक मित्र रामास्वामी चौधरी ने शंभुकवध नामक उपन्यास लिखा तथा चंद्र मेनन ने
चंद्र मेनन ने इंदुलेखा नामक उपन्यास लिखा। इन उपन्यासों के माध्यम से जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया गया। जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो ये सब थोड़ा फैक्चुअल एस्पेक्ट है, उसको आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, ठीक है, और उसको वर्क करके रखिएगा। लेकिन ये सब डाटा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न आते हैं तो औसत लोग कम ही कर पाते हैं। इनको थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, उसको आप देख के रखिएगा। और लगभग लोग समाज सुधार ये समाप्ति की तरफ से, और ये थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल कम है, फैक्ट इसमें ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा फैक्ट को आपको कंट्रोल करके रखना है कि हाँ कई बार उसको रिवीजन करते रहिए, वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज अभी बस इतना ही रहने दीजिए, फिर कल हम लोग देखेंगे। प्रणाम सर।